हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी का। आज हम लोग का है एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। वहाँ मैंने हर एक पार्ट का, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 के लगभग 4 पार्ट थे, सारे मैंने बताया। 2 के भी ऐसे करके बताया। ऐसे करके हम लोगों ने 4 क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो को। चलिए देखिए क्या कह रहा है। चेक वेदर, हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो रहता है, आपको ऑलरेडी पता ही है तो बताने की जरूरत है नहीं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, मतलब एक एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी दी हुई है। और वो समांतर श्रेणी है क्या है? 11 8 5 2। तो अगर आपके सामने कोई समांतर श्रेणी आ जाए 11 8 और यहाँ आ गया क्या 5 और यहाँ क्या आ गया 2 डैश डैश डैश। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, ये बताइए आप कि -150 जो है वो इस श्रेणी का कोई पद है ना। टर्म मतलब क्या, कोई पद है या नहीं। जैसे 11 जो है इस श्रेणी का एक पद है, 5 जो है इस श्रेणी का एक पद है, 2 जो है एक श्रेणी का एक पद है। ठीक है ना, उसी तरह पूछ रहा है जैसे डैश 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 करते हैं -150 भी क्या इस श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, यही हमको चेक करना। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। मैंने आपको एक रामबाण ऑलरेडी दे दिया है ना। क्या दिया है कि भाई मेरे अगर ना कुछ समझ में आए, आपसे क्या करा -150 कह रहा है, तो इस जैसे पूछे कि विच टर्म इज जैसे कोई क्वेश्चन कह दे कि क्या है बताओ, विच टर्म इज 160 ऑफ दिस श्रेणी, है ना। मतलब इस सीरीज का 150 जो है कौन सा नंबर का टर्म है। तो मैं तुरंत क्या कहता हूँ, इसको क्या मान लो an मान लो, या कुछ लोग tn भी कहते हैं, जो भी। तो वही यहाँ भी काम है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या है, चेक करना है कि 150 जो है वो इस श्रेणी का एक टर्म है या नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं सोचना है भाई, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सिंपल an मान लेंगे। ठीक है, an कितना दिया हुआ है उस हिसाब से 150 दिया हुआ है। और ये एक अगर जो समांतर श्रेणी है तो इसमें a मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा, सिंपल 11 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और इससे इसको माइनस कर देंगे तो d आ जाएगा। सर d कितना होगा बताओ मेरे भाई, 8 - 11, 8 3 11 मतलब -3, है ना। ध्यान दीजिएगा भाई, मैं फिर से करके अच्छे से बता दूँ। 8 - 11 करेंगे तो उस हिसाब से -3, या फिर 5 - 8 करिए तब भी -3 आएगा, क्योंकि है तो ये एक ही। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब क्या हमको चेक करना है कि -150 जो है वो इस श्रेणी का एक पद है या नहीं, एक टर्म है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। an = क्या होता है, a + n - 1 × d। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं। अब an की जगह कितना रख दीजिए, -150 रख दिया सर, और a की जगह क्या रख दीजिए, 11 रख दीजिए, प्लस n ही तो हमें नहीं पता है तो n को वैसे ही रहने देते हैं, है ना। और d बताइए कितना है सर, तो ये है सर -3। यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये 11 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और इसमें ऐड हो जाएगा तो सिंपल ये कितना हो जाएगा, -161। कैसे हुआ, 150 में 11 ऐड कर देंगे और माइनस क्योंकि दोनों में है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा = कितना हो जाएगा। अच्छा ये देखो भाई -3 इधर नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा है, ये कट गया, कितना आया, n - 1 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, आइए तो 3 × 5 = 15, है ना। मतलब सिंपल है, क्या करें, चलिए इसको पहले इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इकट्ठे डिवाइड करेंगे, है ना। 161/3 है, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा सर, +1 हो जाएगा। सही बात है, सही है, +1 हो गया। और = कितना हो जाएगा, अब n तो उधर चला गया 1, तो ये सिंपल हो जाएगा। अब 3 × 1 = 3 और 161 और +3 मतलब सर कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। सही बात है, अपॉन में कितना है, 3 है। सही है, सही है। अब देखो 3 × 5 बताओ, 3 × 5 =
15 है ना, और 1 बचा तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है ना। आओ फिर से इधर अलग डिवाइड कर लें, 164 इसको डिवाइड करने, 3 बचे 15 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। कहने का मतलब फिर वही जीरो बढ़ाएंगे, फिर मतलब सिंपल सा कितना आ जाएगा 54.66 पे बार लग जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, अब थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अब समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 54.666 ऐसे आती जा रही है। अब बताओ n क्या होता है, पहले ये बता दूं तो सर होता है n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब जैसे मैं कहूँ 1 3 5 7, तो इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो सर 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 4 है, मतलब कहीं ना कहीं एक कह सकते हो आप होल नंबर आ रहा है, ठीक है ना। हमेशा जो आपका होल नंबर कहिए या फिर कह लीजिए रियल नंबर कह लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या आ रही है, ऐसा नहीं है कि 1/2 आ जा रहा है, ठीक है। 1/2 किसी सीरीज का टर्म हो सकता है, मतलब किसी सीरीज में 1/2 नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, मतलब आधा पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। सिंपल सी ये बात है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक होल नंबर होगा, मतलब 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, इंटीजर कह सकते हैं लेकिन पॉजिटिव वाला, कहने का मतलब इंटीजर में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाता है, लेकिन आप सिंपल ऐसा समझिए होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर कह लीजिए, है ना, क्योंकि होल नंबर में तो 0 हो जाता है, तो 0 किसी नंबर ऑफ सीरीज का टर्म तो होगा नहीं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा। क्या 1/2 किसी सीरीज का टर्म होगा, नहीं होगा। उसी हिसाब से 164/3 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में आ जा रहा है। तो अगर जो पॉइंट में आ जा रहा है तो इसका मतलब जो ये है क्या है -150, ये इस सीरीज का क्या है, टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो बिकॉज हियर वी आर गेटिंग अ रैशनल, कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है, मतलब 164/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इस वजह से ये जो होगा -150 विल नॉट बी द टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, सो -150 विल नॉट बी द टर्म ऑफ गिवन सीरीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या आ रहा है, डेसिमल में आ जा रहा है। अगर जो ये डेसिमल में ना आता, मतलब 10 आ जाता, 12 आ जाता, 50 हो जाता, तो क्या हो जाता है, एक टर्म हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 को राइट करता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, फाइंड 31st टर्म, मतलब 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलो भाई एक बार खुद से आप पॉज करके ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो। A31 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 31वां पद क्या है, आपको निकालना है। यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है। AP का है 31वां पद, सही है सर। जबकि हुज मतलब जिसका, मतलब उस सीरीज का, किसका, AP का 11वां पद, मतलब A11 जो है वो कितना है, 38 है, ठीक है। एंड 16th टर्म कितना है, 73, तो कितना हो जाएगा, 116 = 73। यहाँ तक मामला सेट है। आगे बढ़ते हैं, ये हमें निकालना है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, बताओ भाई, क्या होता है, AN = A + n-1 × D होता है सर। तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, A + 30D, मतलब किसी तरीके से हमको A पता चल जाए और D पता चल जाए, यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बात आती सर आएगा कहाँ से, तो अगर आप ध्यान से देखो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। इसको और अगर जो हम थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, A + 10D हो जाएगा, = कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। एंड A + 15D हो जाएगा। यहाँ तक मामला सेट है, क्योंकि 16 - 1 और 73 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अभी क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया।
अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दो इक्वेशन है और दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ए का कोफिशिएंट 1, ए का कोफिशिएंट 1, दोनों को क्या करें, घटा देते हैं। तो घटाएंगे अगर जो हम ए प्लस क्या हो जाएगा 15d हो जाएगा और 73 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, दोनों को सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5d आ जाएगा। सही है। अब कितना माइनस करना है, देखिए अब 73 में से 38, तो 8 5 13 हो जाएगा सिंपल, और ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, गलत तो नहीं है? नहीं है, एक बार ऐड करके देख लो। 8 दूना 16, 6 और 3 3 6 1 7, सही है। ठीक है, क्योंकि 38 दूना आई थिंक, एक मिनट फिर से कर लेते हैं। 73 में से 38, 8 5 13, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, अब सही है, मुझे लगा। ठीक है ना। अब अगर जो आप ऐड करेंगे 8 5 13 हो जाएगा, 1 और 3 3 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, बोल सही रहा था लेकिन लिखने में गलती हो गई। यहाँ तक मामला सही है। अच्छा, और क्या यहाँ प्लस होगा? नहीं सर, क्योंकि ये क्या है, बड़ा 73 है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और ये माइनस कट गया। डी का वैल्यू कितनी आ जाएगा, सिंपल, डी इज इक्वल टू 5 7 35। सही है, डी आ गया 7। अच्छा, अब किसी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो ये इक्वेशन 1 से है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए क्या करेंगे बताओ। ए की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है हमें, और डी की जगह क्या कर देंगे 10 × 7। ओके, यहाँ तक मामला सही है। इज इक्वल टू कितना है 38। ठीक है। अच्छा, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ भाई, 38 - 70। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सिंपल, ए इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32, दोनों को माइनस कर दीजिए, 32 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, सही है। अब हमें क्या चाहिए था, हमने आपको यहाँ बताया था सर हमको ए बता दीजिए, डी बता दीजिए, उठा के मैं आप पुट कर दें। तो भाई मैंने दोनों तो पता चल गया। ए की वैल्यू कितनी है सर 32 है, प्लस 30, और डी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो कितना हो गया 32 प्लस 7 3 21, 210 हो गया, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और 2 हो गया। ठीक है ना। मतलब सिंपल अगर जो देखा जाए तो A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 242। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं कोई गलती है तो एक बार देख सकते हैं। आई थिंक कहीं कोई गलती होनी नहीं चाहिए। एक बार हम लोग अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। डी की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई है 7 आ गई है, और ए की वैल्यू अगर जो हम लोग चेक करें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू 32 आई है ना। लेकिन ओह सिट, देखिए यहाँ पे 38 - 70 जब हम लोग करेंगे तो भाई 70 बड़ा है ना। देखिए ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, इस वजह से क्वेश्चन को रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये 32 हो जाएगा। देखिए ए की वैल्यू कितनी -32। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दीजिए तो अपना सिंपल हो जाएगा 210 है, और उसमें से कितना माइनस करना है 210 में से 32, तो ये 8 हो गया, 7 हो गया, और ये हो गया 1। मतलब सिंपल कितना आ जाएगा 178। यही आपका सिंपल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार अब क्या चेक करें, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक मामला। ए की वैल्यू आ गई -32, और डी की वैल्यू 7 थी। और इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में, मतलब इसके जस्ट पहले जो वीडियो आया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, वहाँ मैंने बताया था और अच्छे से, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। देखो एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये था। हमेशा ये देखो कि इक्वेशन में किसके कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पे ए और ए के इक्वल है। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो डी वाले का कुछ कंडीशन होती, 10 होता 15, तो इसमें 10 से इसमें क्या कर देते 10 से, तो ये 150, मतलब पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई, तो 10A + 150 प्लस जो भी होता इसमें करते थे, मतलब 730। ठीक है, और इसमें 15 से करते तो 15A 150D, और इसमें भी 15 से कर देते। ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है
बैलेंस हो जाता। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, हमको ए का कोफिशिएंट मिल गया, सेम हमने सिंपल सब्सट्रैक्ट कर दिया और सिंपल आंसर मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखते हैं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, NAP मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कंसिस्ट 50 टर्म मतलब एक समांतर श्रेणी है जो कि 50 टर्म उसमें है, ठीक है ना, धारण किए हुए, कंसिस्ट मतलब धारण किए होना। ऑफ विच मतलब उस समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं, तीसरा पद जो है वो 12 है, मतलब A3 की वैल्यू कितनी है सर, सीधा सीधा 12 होगी। और कुल इसमें टर्म कितने हैं, 50। n की वैल्यू देखिए, जो n होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। अब इंटीजर होगा तो इंटीजर में प्लस वाला, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है ना। और अगर फ्रैक्शन में हुई तो जैसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, फिर वो मतलब जो जिस टर्म को लेके आप वैल्यू निकाले हैं n की, मतलब जैसे मैंने पहले में बताया था, चेक 105 इज द टर्म ऑफ दिस सीरीज और नॉट, तो वो इसका मतलब अगर जो n की वैल्यू फ्रैक्शन आ गई तो फिर क्या है, वो टर्म जो है उस सीरीज का टर्म नहीं होगा, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हमेशा जो होगा वो फ्रैक्शन नहीं होगा, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है, यहाँ तक सही है। थर्ड 12 हो गया। और लास्ट टर्म ध्यान दीजिए, लास्ट टर्म इज 106, ठीक है। इसको कुछ लोग कुछ और तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं अभी तक जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही बताऊंगा, लास्ट तक जाते जाते वो चीज़ मैं बता दूंगा। L = भी एक फार्मूला होता है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपसे एक चीज़ बताया, कौन सा पद आए, विच टर्म आए, या फिर चेक करने के लिए कहे कि बताओ ये है या नहीं है, या फिर लास्ट टर्म कहे, उसको चुपचाप आप क्या मान लीजिए, AN मान लीजिए। क्या मान लीजिए, AN, ठीक है। तो 106 हो जाएगा, यहाँ तक मामला सेट है। अगर विच टर्म कहे, कौन सा पद कहे, या फिर अंतिम पद कहे, लास्ट टर्म कहे 10, या फिर चेक करने को कहे, तो भी आप क्या मान लीजिए, AN मान लीजिए, ठीक है बस। और क्या पूछ रहा है आपसे, 829th टर्म पूछ रहा है, मतलब सिंपल आप कह सकते हैं 828D पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ तक मामला सही है, सब कुछ तो इसमें पता है, खाली सर किसी हमको A पता है, नहीं पता है, A पता है कि नहीं पता है, आई थिंक नहीं पता है। और कुछ पता है इसमें, A थर्ड पता है, थर्ड इज 12 एंड लास्ट टर्म इज, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं फिर, जहाँ पे कुछ फंसेगा, मतलब हमें A चाहिए D चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या करते हैं, A3 की वैल्यू यहाँ है कितनी, 12, तो ये कितना हो जाएगा, A + 2D = कितना हो जाएगा, 12। अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ना A पता है ना D पता है। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो AN की जगह क्या लिख सकते हैं, A + n - 1 × D = 106। यहाँ तक मामला सही है। n की वैल्यू कितनी है, 50, और A तो पता नहीं है, n की वैल्यू सर कितनी है, 50, तो 50 - 1 कितना हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा, 49, और D भी नहीं पता है तो 106 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए सीधा सीधा, तो ये कितना हो जाएगा, A, देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी A का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी A का कोफिशिएंट 1, प्लस 2D, इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए, = कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 9th में आप लोग पढ़े होंगे डिवाइड करने वाले फार्मूले में, A सीधा सीधा कट गया, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, D हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 2 6 9 1 10, ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा, अब क्या करें, D की वैल्यू अगर जो हमको चाहिए तो आई थिंक दूना जाएगा, 47 2 × 4 2 8 9, हाँ ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 2 आ गई, ठीक है। और A की वैल्यू अब क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए उठा के, क्योंकि हमें A और D दोनों चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, D की वैल्यू 2 कर देते हैं, तो A, अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 2 2 × 4 = 12, तो A =
12 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 4। सर ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, बस अब तो काम अपना हो ही गया। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे A29 कैसे हो जाएगा बताओ भाई जल्दी से। ए की वैल्यू सर 8 कर दिया प्लस 28 को ऐसे रहने दिया, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू सर 2 है। ठीक है, अब बताइए 8 6 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 6 64। यही क्या हो जाएगा सिंपल आंसर। मतलब A29 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैंने क्या कहा, विच टर्म लास्ट टर्म जो भी आए, या फिर आ जाए विच टर्म आए लास्ट टर्म आए, या फिर पूछ ले कि मतलब ये आपको चेक करना है कि ये एपी का कोई टर्म है या नहीं है। आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना होता है, आप क्या कर लीजिए उसको सिंपल an मान लीजिए, है ना। an अगर जो आप मान लेंगे तो an की वैल्यू यहाँ कितनी उस हिसाब से 106, n की वैल्यू 50 है और a3 की वैल्यू 12 है। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया a + 2d 12 आ गया, यहाँ से कितना आ गया ये आ गया nd। ठीक है, n की वैल्यू कितनी थी 49, यहाँ पुट कर दिया। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से इसको क्या किया माइनस किया, d की वैल्यू 2 आ गया, उठा के यहाँ पुट कर दिया तो a की वैल्यू ये आ गई। अब हमको A29 निकालना था तो a + 28 d पुट कर दिया 64 आ गया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, देन आप लोग पॉज करके ट्राई करिएगा। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल है, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। क्या कह रहा है, 3rd एंड 9th टर्म, ठीक है ना, दो आपको टर्म दिया हुआ है, एक दिया हुआ 3rd टर्म वो कितना है 4, और 9th टर्म कितना दिया हुआ है -5। ठीक है सर, तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, A3 = यहाँ गिवन लिख दीजिएगा, गिवन A3 = कितना है, A3 है 4 है सर, ठीक है कोई बात नहीं, एंड A9 कितना है -5, A9 कितना हो गया -5। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आया विच टर्म, विच टर्म का मतलब सिंपल क्या हो जाएगा 9 an। ठीक है, अच्छा विच टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब an को क्या मान लेना है 0, तो an = कितना हो गया 0। पूछ क्या रहा है, विच टर्म मतलब सिंपल n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे क्या लिख दीजिए n = ? तो जो दिया था हमने लिख लिया, जो निकालना था हमने सब कुछ लिख लिया। मैंने कहा ना विच टर्म, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है, विच टर्म आ जाए तो an। कौन यहाँ हिंदी वाले भाई के लिए लिखे रहेगा, अगर तीसरा पद और 9वां पद समांतर श्रेणी का 4 और -5 है क्रमशः, तो बताओ कि श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। तो उन्हें भी कौन सा मिल गया, तो वो सिंपल क्या कर देंगे an को 0 कर देंगे, n की वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वही पुराना काम। क्या काम सर, a + 2d = 4, यहाँ क्या होगा a + 8d = -5। मामला क्लियर, कुछ नहीं, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों में कोफिशिएंट a का 1 है, एक को उठा के दूसरे से माइनस कर देंगे, तो a प्लस यहाँ कितना हो गया 2d = 4 माइनस a की वैल्यू खत्म, 8 - 2 6 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -5 - 4 कितना हो जाएगा बताओ भाई, -9 हो जाएगा। कहीं कोई गलती चेक कर लीजिए एक बार, d की वैल्यू सही है, a सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9/6, 3 3 3 2 मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई -3/2 आ गया। ठीक है, an दिया हुआ है तो ये भी दिया, कुछ ना कुछ मतलब होगा, फालतू में तो देता नहीं है कुछ मैथ्स में, है ना। तो a + n - 1 * d = 0 हो गया सिंपल। अच्छा यहाँ पे d पता है तो क्या हम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी निकाल सकते हैं, पुट कर दीजिए उठा के पहली इक्वेशन में, तो a + 2 - 3/2 = 4, 2 कट गया, ध्यान से देखिए ये कितना हुआ -3, और उधर जाके क्या हो जाएगा +3, और 4 ऑलरेडी है तो a = 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। a की वैल्यू ये आ गई, d की वैल्यू ये आ गई, उठा के यहाँ पुट कर दी, सिंपल a और d दो अननोन है, n की वैल्यू हमें निकालना ही है, 3 अननोन है लेकिन 2 पता है, तो उससे a की वैल्यू कितनी हो गई सर 7 हो गई, n - 1 n तो हमें से निकालना ही है, तो n - 1 हो गया, d की वैल्यू कितनी हो गई -3/2
2 हो गई इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो भाई ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू सिंपल 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई गलती तो नहीं हो रही है, चलिए अभी देख लेते हैं। n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगा 14, ये दोनों कट गया। और एक बार मैं पूरा क्वेश्चन चेक कर लूँ, एक बार जस्ट अ मिनट, एक बार मुझे क्वेश्चन चेक कर ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं। ए की वैल्यू कितनी आई, अच्छा पहले डी की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, एक बार क्वेश्चन ही पहले पढ़ लूँ मैं अच्छे से। A3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, A3 की वैल्यू दिया हुआ है -8, ठीक है। ओ यहीं पे गड़बड़ी हो गई, क्वेश्चन ही गलत लिखा हूँ क्या मैं, ओ फॉल। A3 की वैल्यू, एक मिनट, A3 की वैल्यू 4 है, -5 है, एक मिनट रुकिएगा। A3 की वैल्यू 4 है और A9 की वैल्यू -8 है, क्वेश्चन ही गलत लेके बैठा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए करेक्ट कर लेता हूँ, क्या बताएं, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैंने बताया ना कि मुझे सब कुछ करना रहता है, दिमाग कई जगह चलता रहता है, एक तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखना रहता है, प्लस बुक से क्वेश्चन कॉपी करना रहता है, तो बुक से भी कभी कभार इधर उधर हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार करेक्ट तो पूरा करना ही पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्रोसेस यही है, या ना करें, नहीं कर देते हैं, गलत बात है ना, कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पता है ही, बस करना ही है, ठीक है। देखिए सब कुछ गलत हो गया, जस्ट अ मिनट। चलिए A9 की वैल्यू कितनी है, सही था, बस वही हो गया कि यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। A9 इज इक्वल टू -8, बाकी तो सब सही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, A प्लस में 2D इज इक्वल टू 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 हो गया, ठीक है। अब क्या किया था मैंने, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया था, तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अच्छा तो माइनस 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 कट गया, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6D हो गया, और इज इक्वल टू बताइए 8 4 12 -12 हो गया, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस में 2 आ गया। D की वैल्यू सिंपल कितनी आ गई माइनस, देखिए फ्रैक्शन में आया था तभी मुझे लगा थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमें जब बुक से करना है तो हमें हर चीज़ बुक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया -2 और इज इक्वल टू 4, तो उस हिसाब से A की वैल्यू 2 दूना 4 और 4 4 8 हो गया, मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई सिंपल 8 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ उठा के पुट कर देना है A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0, सिंपल है। A की वैल्यू कितनी है सर 8 है, n माइनस 1 n नहीं पता है, n ही तो निकालना है, और D की वैल्यू कितनी है माइनस में 2 है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, सिंपल। फिर इसको इधर भेज दीजिए, तो n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस खत्म, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो n की वैल्यू सिंपल कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू सिंपल हो जाएगी n माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर जो 4 है तो n की वैल्यू सिंपल आ जाएगी आपका, अगर जो देखें तो n की वैल्यू आ जाएगी कितना, हाँ जस्ट आ जाना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी कि नहीं भाई बताओ। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब क्या पूछ रहा था आपसे, विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो जो 5th टर्म होगा AP का वो क्या होगा 0 होगा। ये जो AP बनेगी उसका 5वां जो टर्म होगा वो क्या होगा 0। अच्छा मान लीजिए आपके दिमाग में आया सर चेक कर दीजिए एक बार, क्योंकि 5वां टर्म लिखना कोई बड़ी बात तो है नहीं, चलो तुमको करके दिखाते हैं। ये पहला टर्म हो गया 8, कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो क्या हो गया 6 होगा दूसरा टर्म, फिर 2 माइनस कर दो तो 4 हो जाएगा, फिर 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, होगा ना। फिर 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देख लीजिए पांचवा टर्म क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। एपी जो बन रही है वो क्या बन रही है 86420। मामला क्लियर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बट देखिए कॉन्सेप्ट वही था, मिस्टेक हो गई लिखने में क्वेश्चन तो अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल आपको अब ये एज इट इज होगा, आई थिंक आंसर भी आया होगा, चेक कर लीजिएगा। और कहीं कोई डाउट रह जाए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, कहीं कोई डाउट है कोई भी, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, अच्छी बात है तो नहीं है, लेकिन चलिए नहीं करते हैं तो हम यही समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाया करिए, ठीक है ना। वहाँ पे आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा, मेल आईडी, ठीक है। आप हमको सिंपल मेल कर सकते हैं या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे है, तो आप क्या करिए डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर दिया करिए उसमें क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके, तो मैं वहाँ भी आपको क्या करूँगा रिप्लाई कर दूंगा जल्द से जल्द। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं उसको राइट कर देता हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 17 टर्म आर, हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान मत होइए, पहले हिंदी इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर दूँ फिर हिंदी में कर दूंगा। इफ 17 टर्म ऑफ AP exceeds 10th term by 7 फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब जो 17वां पद है वो क्या है 10वें पद से 7 ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, मतलब सिंपल डी की वैल्यू क्या करना है निकालना। अच्छा हिंदी वालों के लिए क्या कहें कि वही बात है, अगर 17वां पद है जो मतलब क्या कहेगा, यदि 17वां पद किसी समांतर श्रेणी का 10वें पद से 7 ज्यादा है तो सर्वांतर निकालो। अच्छा अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। अगर मैं कहूं किसी श्रेणी में जो तीसरा पद है, ठीक है, अच्छा ठीक है ना, जो दूसरा पद है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। जो दूसरा पद है वो चौथे पद से 2 कम है, ठीक है ना, या फिर जो चौथा पद है वो दूसरे पद से 2 ज्यादा है। तो दोनों का सिंपल सा ये मतलब है कि इन दोनों पदों का जो अंतर है वो कितने का है 2 का है। मेरी बात समझ में आ रही है। जो दो अंतर होता क्या है या डिफरेंस जिसे बोलते हैं कि चौथे और दूसरे पद का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म एंड सेकंड टर्म इज 2। बात आ रही समझ में, 4 - 2 बात आई समझ में। मतलब सिंपल सी बात है कि जो अगर जो आपको कहीं एक्सीड्स आ जाए, ज़्यादा आ जाए या फिर लेस आ जाए तो आप सिंपल डिफरेंस लिखा करिए। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 17 टर्म और 10th टर्म में जो डिफरेंस है वो कितने का है। अब वो हमें नहीं पता 17वां पद बड़ा है कि 7वां पद बड़ा है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 का है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखते हैं A17 डिफरेंस माइनस ले लेते हैं, अगर जो साइन उल्टा आया तो समझ जाएंगे। मतलब आप यहाँ मान के चलिए डिफरेंस जो है अंतर, और अंतर का होता क्या है, अंतर मतलब हमेशा होता है बड़े में से छोटा, ठीक है ना। तो बड़े में से छोटा हम माइनस करने की, अभी हमें नहीं पता 17वां पद बड़ा है 7वां, हम सिंपल लिखते हैं। अगर कहीं कोई आगे माइनस वगैरह का n की वैल्यू माइनस आने लगी या ऐसा कुछ हुआ तो समझ जाना कि फिर उसका उल्टा चलेगा। बहरहाल यही होगा, ठीक है। 17 और 7 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितने का है, सॉरी यहाँ 10th टर्म होगा, ठीक है, टर्म तो 10th है। 17th और 10th टर्म का डिफरेंस कितना है 7। तो बस कॉमन डिफरेंस निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। ए हो जाएगा आपका 16D, ठीक है, A17 माइनस A + 9D = 7, ठीक है। अच्छा A + 16D माइनस A - 9D = 7, ठीक है। ये A चला गया, अब कितना बचा 9 1 10 हो गया और 7 9 7 16, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा, D की वैल्यू ऐसे अभी कर लेते हैं 7D = 7, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, D की वैल्यू ये आ गई, और अगर A की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल पाएगा A की वैल्यू,
खुद से ट्राई करिएगा, आई थिंक नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी से हम लोग को क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस, तो केवल कॉमन डिफरेंस निकल पाएगा और उसकी वैल्यू आएगी कितनी, और वो सिंपल उसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब 17 टर्म अगर जो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपका कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यही देखो लैंग्वेज में ही था, 17 टर्म और 10 टर्म दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, इधर उधर करके भी आप देख लीजिएगा और कितना आएगा तब मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप लोग का भी तो कुछ दायित्व तो बनता है, कुछ लोग कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए। कमेंट तो आप लोग करते नहीं है, तो कम से कम कुछ डाउट में रहेंगे तभी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया था, 11। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए मैं वीडियो पॉज कर दूं ताकि लिख दूं अच्छे से। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म आया मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए, एन, मतलब कौन सा पद होगा समांतर श्रेणी का, ठीक है ना। वो समांतर श्रेणी ये है जो कि 132 ज़्यादा होगा किससे, 54th टर्म से। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मतलब an हमें निकालना है और उसमें 132 ऐड कर दें। an की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 54th टर्म से 132 क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब 54th टर्म हम निकाल लें और उसमें जो हम 132 ऐड कर दें और वही जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, an होगी। घुमा के दिया है। हिंदी वाले भाई, कौन सा ऐसा पद होगा जो कि दिए गए समांतर श्रेणी से 132 दिए गए समांतर श्रेणी में 132 ज़्यादा होगा 54वें पद से, ठीक है ना। तो हम क्या करें, सिंपल ध्यान से देखो, इससे इसका यूज करके 54 टर्म निकाल लें और हमें an हर बार डायरेक्ट दिया रहता था। इस बार an कैसे आएगा, 54 टर्म में 132 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। वही क्या वैल्यू हो जाएगी an की। मतलब आप सिंपल ऐसा समझ सकते हैं, जो an होगा वो 132 ज़्यादा होगा 54 टर्म से। मेरी बात समझ में आ गई आपको एकदम अच्छे से, बस अगर आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए an की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू 132 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 50, हाँ सही तो था, 53 d इज इक्वल टू कुछ नहीं है ना, 0 तो है नहीं। मामला क्लियर। अब बात आती है सर a और d, भाई पूरी सीरीज दी हुई, जो मन कहे वो निकालो। a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, d की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ भाई, 12 3 15 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 माइनस 3, ठीक है, या फिर इसको माइनस करो। तो बस a भी पता है, d भी पता, उठा के पुट कर दो। an की जो वैल्यू हो गई, an की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 132 प्लस a कितना हुआ, 3 हुआ, 53 इंटू 12 हो गया, ठीक है। तो an हो जाएगा 135 हो जाएगा, सही है। इन दोनों को ऐड कर दिया, 36, 12 3 36, 3 12 पंचे 60 और 3 63, ठीक है। अच्छा अब ऐड कर दीजिए, an की जो वैल्यू हो जाएगी 6 5 11 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7, मतलब जो an की वैल्यू होगी वो 771 हो जाएगी। an पता चल गया, हमें क्या चाहिए, विच टर्म, मतलब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू। तो an अगर पता है तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771 हो गया। अच्छा an सर हमें पता है 771 प्लस हमें क्या निकालना है, n माइनस 1 इज इक्वल टू डी, डी भी पता है सर कितना है, 12 है, इज इक्वल टू 771। यहाँ तक मामला सेट है। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 7 गया है ना, 3। अच्छा कहीं कोई गलती नहीं है। चलिए n माइनस 1 12 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए तो सिंपल हो जाएगा 71 68 768 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब चलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन में 12,
ठीक है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 छंग 72, 4, 12 चौक 48, सही है। और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65, ठीक है। मतलब जो 65th टर्म होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा 132 फ्रॉम किससे 54 टर्म से आपका ज़्यादा होगा कितना 65, ठीक है ना। मतलब वो टर्म कौन सा होगा 65th नंबर का टर्म होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो 65वें नंबर का पद होगा वो क्या होगा 132 ज़्यादा होगा किससे 54वें पद से, ठीक है ना। मामला क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी आप क्या लिख सकते हैं, सो an इज इक्वल टू तो पता ही था, मतलब जो मैंने बोला, मतलब आप ये लिख सकते हो सो वी कैन से 65th नंबर टर्म विल बी द 132 मोर देन द 54th नंबर टर्म। हिंदी वाले भाई क्या लिखेंगे कि जो हमारा 65वें नंबर का पद होगा वो 132 ज़्यादा होगा किससे 54वें पद से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस इससे ज़्यादा मेरे पास अब एनर्जी नहीं रह गई, मतलब मैं थक चुका हूँ, ठीक है ना, आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 40-45 मिनट हो गया, बस इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो ये 11 क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने करा दिया आपको अच्छे से। कहीं कोई डाउट रह गया हो, मैं भी कहीं कुछ एक्सप्लेन करने में कहीं ना कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन फिर से बताया जाएगा और या तो आपका डाउट उसी कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर यहीं पर रोकते हैं। आई थिंक 20 टोटल हैं। कोशिश करेंगे ने कि नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाए, और होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 9 क्वेश्चन आई थिंक हो जाएंगे, ठीक है। फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि हमारा परिवार बहुत छोटा है और ये बड़ा होने की ज़रूरत है, और ये बड़ा आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो बड़े आसानी से बड़ा हो जाएगा। तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।